नमस्कार मित्रों। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त समाज की श्रृंखला में इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि किस प्रकार मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड, जो कि 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है, के शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको पूरा प्रयास करके बताया था कि किस प्रकार उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में स्थानांतरण माफिया काम करते हैं और क्यों भारत की जनता इन माफियाओं के विरुद्ध आवाज़ उठाती है। यह भी एक बहुत बड़ा अन्याय है, क्योंकि जो अन्याय को देखकर चुप रहते हैं उससे बड़ा पाप शायद ही कोई होगा। शिक्षा विभाग उत्तराखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अधिक प्रकाश डालने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, स्थानांतरण माफिया किस प्रकार सक्रिय है उत्तराखंड में, और शिक्षक हों या शिक्षा विभाग के कर्मचारी एक ही जगह पर वर्षों से टिके हुए हैं। उनके जनप्रतिनिधियों, ब्यूरोक्रेट से संबंध मधुर हैं और वे माफियाओं के इशारे पर अपना काम करते हैं, जिस कारण कि यहाँ की शिक्षा पद्धति रुग्ण हो चुकी है। यह मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात आती है कि युवा पीढ़ी जो रोज़गार नहीं मिलने के कारण आत्महत्या कर रही है या विकट परिस्थितियों से जूझ रही है, डिप्रेशन का शिकार हो रही है, वह कायर न बने, मैदान में उतरे, इन भ्रष्टाचारियों का सामना करे। देश के सक्षम नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा कि हमें भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। हम इसके लिए कृत संकल्प हैं और जनता ने या ईमानदार जनप्रतिनिधि, ब्यूरोक्रेट्स ने उनका साथ देना है। अकेला कोई भी नेतृत्व नहीं काम कर पाएगा, लेकिन अगर कुछ ईमानदार लोग उनका साथ देते हैं, जागरूक लोग उनका साथ देते हैं, तो निश्चय ही हम भारत को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला पाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम रास्ता साफ कर देंगे। अन्यथा इस माफिया तंत्र में यहाँ पर बहुत कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बाहरी देशों की नज़र है। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाला यह राज्य है। चीन की नज़र यहाँ पर हमेशा बनी रहती है। वह पाकिस्तान की ISI का सहारा लेकर के यहाँ घुसपैठ कराता है और साथ ही साथ यहाँ के शिक्षा विभाग में भी घुसपैठ कराता है, भ्रष्टाचार करवाता है, पैसे लगाता है। और यह बात हमारे जनप्रतिनिधि नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, वोट चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स को पैसा बना करके शहरों में अच्छी कोठियाँ बनानी है और अपनी संतानों को विदेश भेजना है। बस इनको यही नज़र आता है, इनको राष्ट्र नज़र नहीं आता है। इनको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अन्यथा जनता ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाए और इनको कूड़ेदान में फेंका जाए। भ्रष्टाचार व्याप्त होना किसी भी समाज में उसके पतन का कारण बन जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुफ्तखोरी जो भी है, चाहे वो घूस की भ्रष्टाचार घूस के द्वारा हो या अनेक तरीक़ों से हो, ठीक नहीं है। जिस प्रकार भारी भरकम वेतन शिक्षक या शिक्षा विभाग के कर्मचारी या सरकारी विभागों के कर्मचारी ले रहे हैं, उस तरह से ये लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई क्यों अच्छी होती है और प्राइवेट स्कूल के किसके हैं और किस प्रकार उनको मान्यता मिलती है, और सरकारी स्कूल जहाँ की भारी भरकम वेतन लेते हैं प्राइवेट स्कूलों की तुलना में, तो आप सोच सकते हो कि
यहाँ पढ़ाई क्यों ढंग पर नहीं हो पाती है, क्यों यहाँ के शिक्षक और या संस्थान निकम्मे हो गए हैं। आज सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीबों के बच्चे हैं, जो मध्यम वर्ग, समृद्ध मध्यम वर्ग है, वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालने से कतराता है, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई ठीक नहीं है। सरकार को नियम बनाना चाहिए कि जो भी सरकारी कर्मचारी हो, शिक्षक हो, उसके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें। अगर उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको जो है अपने पद से छोड़ने के लिए मजबूर किया जाए। उनको जो है, या वहाँ पर स्थिति देखी जाए कि क्या वहाँ पर सरकारी स्कूल नहीं है, और सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के तौर तरीके, साधन तभी ठीक होंगे जब वहाँ पर सक्षम अधिकारियों के बच्चे पढ़ेंगे, या उसी स्कूल के जो शिक्षक हैं उसके बच्चे इन सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, तो निश्चित ही सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड अप होगा। अब इस सरकारी स्कूलों को रुग्ण बनाने के पीछे प्राइवेट स्कूलों का खुलना भी एक खास मायने रखता है। ये नहीं है कि जो अगर सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड अप होगा तो प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे। हमें जो सरकारी स्कूलों का, जो सरकारी शिक्षण संस्थान है, उनके स्टैंडर्ड को अप करना है, क्योंकि सरकार का एक बहुत बड़ा बजट शिक्षा प्रणाली के लिए खर्च होता है। शिक्षकों के वेतन पर खर्च होता है, उनकी सुविधाओं के लिए वेतन होता है, वेतन पर खर्च होता है। अब यहाँ पर स्थानांतरण की जहाँ पर मैं बात कर रहा था, तो स्थानांतरण जो डीए वगैरह होता है, स्थानांतरण का, आने जाने का, वह बिल्कुल सीमित होना चाहिए। सिर्फ उनको आने जाने के लिए ही भाड़ा मिलना चाहिए, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में। सामान उठाने के लिए वो कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा सामान लेके जाए, ट्रक बुक करे और उसका जो क्लेम करे, इस पर भी अंकुश लगना चाहिए। इसके नियमों में भी बदली होनी चाहिए, ताकि सरकार पर जो वित्त बोझ न पड़े। इनके स्थानांतरण नहीं होना और इनका माफियों से गठजोड़ होना, ब्यूरोक्रेट से गठजोड़ होना शिक्षा पद्धति को प्रभावित कर रहा है। क्या होता है कि भारी भरकम वेतन लेते हैं, उत्तराखंड से पलायन न हो, सरकार ने सोचा कि इनको यहीं रखो, लेकिन हो रहा है इसका उल्टा। यहाँ पर ये लोग नौकरी करते हैं, इस पैसे को ये शहरों में ले जाते हैं और वहाँ पर जो है अपनी जो है प्रॉपर्टी बनाते हैं और फिर यहाँ से पलायन कर जाते हैं। भारत की सुरक्षा जो है खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि पलायन उत्तराखंड से तेज़ी से बढ़ रहा है और यहाँ पर आईएसआई के सेल बहुत बुरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से धर्म विशेष के लोग बहुत तेज़ी से यहाँ पर बढ़ रहे हैं और मिली भगत से, भ्रष्टाचार के माध्यम से, आईएसआई के माध्यम से जो पैसा आ रहा, चीन लगा रहा है, उस पैसे को वो लोग यहाँ पर लगा रहे हैं और देश की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। केरला के बाद उत्तराखंड ऐसा राज्य है जो कि खतरे की घंटी बजा रहा है सुरक्षा की दृष्टि से। आने वाले समय में, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर 4 धाम यात्रा करने वाले आते हैं। बाबा अमरनाथ में भी यात्रा करने के लिए लोग जाते हैं, वहाँ पर सुरक्षा लगती है क्योंकि खतरा रहता है यात्रियों पर। आने वाले समय में जब 4 धाम यात्रा होगी तो यहाँ पर स्थिति ऐसा पैदा की जा रही है कि यहाँ पर सुरक्षा गार्ड लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आतंकवाद यहाँ भी बढ़ जाएगा। इस पर कोई भी सरकार जवाब देने से कतराती है, क्योंकि वोट बैंक का सवाल होता है। हरिद्वार में 34%, देहरादून में 24%, इसी तरह से हल्द्वानी में 24%, 28%, रुड़की में यह सब देखा गया, जहाँ पर बहुत बड़ा वोट बैंक है और कोई भी जनप्रतिनिधि अपना वोट बैंक खराब करना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में आज हमें जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजना पड़ेगा। शिक्षक या शिक्षा विभाग में कितनी घुसपैठ हो चुकी है उन शिक्षकों की जो कि बाहर से आए हुए हैं और उत्तराखंड में जॉब ले रहे हैं, जैसे कि UKSSSC में भंडाफोड़ हुआ है। नियुक्तियां किस प्रकार से हुई हैं, संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का किस प्रकार से उल्लंघन हुआ है। नियुक्तियां क्या शिक्षा विभाग में सही हो रही हैं, शिक्षकों की हो या जो
अन्य काम करने वाले हैं, उस पर भी जनता ही आवाज़ उठा सकती है। इस आवाज़ को आजकल डिजिटल का ज़माना है, हम पीएमओ तक, सीएम तक पहुंचा सकते हैं। हम इस आवाज़ को एंटी करप्शन ब्यूरो तक पहुंचा सकते हैं। तो यह सारा जो है खेल भ्रष्टाचार का हमारी सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है, चाहे वो स्थानांतरण माफिया हो, नियुक्ति वाले माफिया हो, या पढ़ाने वाले टीचर हों, या टीचरों की संख्या में देखा जाए कि कितने टीचर ऐसे हैं कि जो कि एंटी सोशल एलिमेंट, भारत विरोधी तत्वों से अपना गठजोड़ बनाकर बैठे हैं। वो यहाँ की इन्फॉर्मेशन देते हैं, किस बच्चे के पिताजी कौन सी जगह हैं, या कौन सा जो गांव का प्रधान या गांव का जनप्रतिनिधि या जो सैनिक है कौन सी जगह पर तैनात है, स्लीपर सेल किसके तार जुड़े हुए हैं स्लीपर सेलों से, वह भी एक देखने वाला विषय है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को इस विषय को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है। करप्शन तो है ही, भ्रष्टाचार है ही, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स और जो जनप्रतिनिधि हैं या जो रिश्वत लेने वाले हैं उनको पैसा नज़र आता है या वोट बैंक नज़र आता है। इसको हमको तोड़ना पड़ेगा, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, और जो उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके इनके खिलाफ एक सब मिलकर मुहिम चलाइए, जैसे कि ई गैरसेंट पब्लिक ग्रुप इस चैनल के माध्यम से मुहिम चला रहा है। मित्रों, आप जुड़े रहिए, हमारे चैनल ई गैरसेंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जागते रहो। नमस्कार, धन्यवाद।